हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं लेबर लॉ और लेबर लॉ में हम जो अधिनियम पढ़ रहे हैं वो है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 या एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। ये अधिनियम बात करता है प्रतिकर की, यानी कि वो कौन सी स्थितियां हैं जिसमें कि प्रतिकर प्रदान किया जाएगा और किस प्रकार से प्रदान किया जाएगा। प्रतिकर देने के लिए इस अधिनियम में दो स्थितियां बताई गई हैं। पहली स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति की किसी एक्सीडेंट में जो कि उसके एम्प्लॉयमेंट के दौरान हुआ है उसमें उसकी डेथ हो गई है, यानी वो व्यक्ति किसी ऐसे एक्सीडेंट का शिकार हो गया है जिसमें उसकी मृत्यु हो गई और अब वो अपने परिवार का ध्यान रखने में स्वयं सक्षम नहीं रहा क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये अधिनियम उसके डिपेंडेंट को प्रतिकर प्रोवाइड करेगा ताकि उनका जीवन किसी प्रकार से कट जाए और वो कोई ऐसी स्थिति ना जो है उनके सामने आए जैसे कि किसी भी व्यक्ति के सामने नहीं आनी चाहिए और ना आती अगर वो कर्मचारी जीवित होता और अपनी आजीविका कमा रहा होता। ठीक है। दूसरी स्थिति ये अधिनियम बताता है प्रतिकर देने के लिए जिसमें कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट का शिकार हुआ है जिसमें उसकी डेथ तो नहीं हुई है, यानी वो व्यक्ति तो जीवित है लेकिन उसने अपनी अर्निंग की क्षमता को खो दिया है, यानी वो व्यक्ति अब अपने लिए आजीविका कमाने में सक्षम नहीं रहा। ऐसा भी हो सकता है कि उसने अपनी आजीविका कमाने की पूरी क्षमता खो दी है या फिर उसने पूरी क्षमता तो नहीं खोई है लेकिन कुछ हद तक अपनी आजीविका कमाने की क्षमता को खो दिया है जिसके कारण उसे डिसेबलमेंट हुआ है और वो अब उस स्तर पर अपने लिए और अपने परिवार के लिए आजीविका नहीं कमा सकता। अब इसमें क्या है कि इस स्थिति में भी यह अधिनियम कर्मचारी को प्रतिकर प्रोवाइड करता है और उसके जीवन को उसी स्तर पर बनाए रखता है जिस स्तर पर वो व्यक्ति अगर कमाने में सक्षम होता तो बना के रखता। हम देखते हैं कि ये अधिनियम प्रतिकर को किस प्रकार से बताता है और निःशक्तता को डिसेबलमेंट को किस प्रकार से इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी अधिनियम की भाषा देखने से पहले हमें देखते हैं एक ब्रीफली कि किस तरीके से इसमें डिसेबलमेंट को बताया गया है। ये आपके समझने के लिए जो है बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले डिसेबलमेंट को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में और हम ये देखते हैं कि वो व्यक्ति जो निःशक्तता का शिकार हुआ है या डिसेबलमेंट का शिकार हुआ है, क्या वो व्यक्ति पूरी तरह से डिसेबलमेंट का शिकार है, पूर्ण निःशक्त हो गया है, यानी कि क्या वो व्यक्ति कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं रहा है, अपने लिए कोई भी आजीविका कमाने में सक्षम नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता, उसने अपनी पूरी क्षमता खो दी है या फिर पूरी क्षमता ना खो करके आंशिक रूप से निःशक्तता हुई है, यानी कि पार्शियल डिसेबलमेंट है और वो व्यक्ति कुछ कामों को करने में अब सक्षम नहीं रहा। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिकर इसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इसके बाद हम इसे भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो टोटल डिसेबलमेंट हुआ है, क्या ये डिसेबलमेंट कुछ समय के लिए है या फिर ये डिसेबलमेंट अब हमेशा के लिए हो गया है और व्यक्ति अब कभी भी अपनी पुरानी जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी थी उसको नहीं पा सकता और वो हमेशा के लिए अशक्त हो गया है। अब वो कभी भी अपने लिए आजीविका नहीं कमा सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता, यानी कि उसे परमानेंटली टोटल डिसेबलमेंट हो गया है। या फिर दूसरी सिचुएशन की बात करें तो दूसरी सिचुएशन में उसे जो भी डिसेबलमेंट हुआ है वो परमानेंट नेचर का ना होकर के टेम्परेरी नेचर का है और व्यक्ति थोड़े दिन के बाद दोबारा से अपनी आजीविका कमाने की क्षमता को पा लेगा और फिर से एक आम कर्मचारी की तरीके से अपने कार्य को करने लगेगा। इसी तरीके से हमने पार्शियल डिसेबलमेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट यानी कि व्यक्ति को जो भी
जिस भी अनुपात में निशक्तता हुई है वो अब हमेशा के लिए हो गई है और व्यक्ति हमेशा उसी स्तर पर अब अपने लिए आजीविका कमा सकता है, कभी भी पूरी तरह से सक्षम नहीं हो सकता। या फिर दूसरी चीज है टेम्परेरी बेसिस पे, यानी व्यक्ति ने जो भी अपनी क्षमता खोई है वो सिर्फ कुछ समय के लिए खोई है और थोड़े समय के ही बाद वो वापस से अपनी क्षमता को प्राप्त कर लेगा और एक आम कर्मचारी की तरह जिस तरह से वो पहले अपने लिए काम कर सकता था उसी तरीके से अपने लिए फिर से काम कर सकेगा। तो हमने देख लिया कि इस अधिनियम में किस प्रकार से निशक्तता को बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि इस अधिनियम की धारा में किस भाषा में इस बात को बताया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जब भी कोई अधिनियम पढ़ें तो आप हमेशा उस अधिनियम की भाषा को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसी में वो मूल बात छुपी होती है जिसे आप हर बुक में, हर लेक्चर में ढूंढते हैं। अगर आप इसे पढ़ना एक बार सीख लेते हैं तो आपको किसी की भी सहायता की जरूरत फिर नहीं रहती। हम बात करते हैं आंशिक निशक्तता की, जो कि आपका डिफिनेशन है 2 का क्लॉज, ये देखिए छा। आंशिक निशक्तता से जहां वह निशक्तता अस्थायी प्रकार की है, मैंने आपको पहले ही बताया कि निशक्तता को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, अस्थायी और स्थायी। तो जहां वो अस्थायी प्रकृति की है वहां ऐसी निशक्तता से अभिप्रेत है जिसमें कर्मचारी की उस नियोजन में जिसमें वो नियोजित था उपार्जन क्षमता कम हो जाती है। यानी कि क्या हो गया है, जिस नियोजन में वो कार्य कर रहा था वहां उपार्जन सामर्थ्य कम हो गई है। ठीक है, यानी कि जब हम उसे अस्थायी प्रकार की कब कहेंगे, जब जिसमें वो काम कर रहा था अब वो उस काम को करने में सक्षम नहीं है जिसमें वह दुर्घटना के समय काम कर रहा था, लेकिन जहां पर कहीं अलग जाकर वो कोई अन्य काम कर सकता है। यानी कि इसका मतलब हम ऐसे देख सकते हैं कि मिस्टर ए जो कि अभी तक वजन उठाने का कार्य करते थे, कहीं पर जो है कोई इस तरीके का काम करते थे जहाँ पे वो वजन ढोते थे, लेकिन किसी एक्सीडेंट के कारण उनकी पीठ में कुछ इस तरीके की चोट लग गई कि अब वो वजन उठाने का काम नहीं कर सकते, लेकिन वो बैठकर करने वाला कार्य या आराम से चलने वाला कोई भी काम, खड़े होने वाला कोई भी काम कर सकते हैं, सिर्फ उन्हें वजन उठाने की क्षमता का ह्रास हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, ये उनको जो हुआ है वो है पार्शियल डिसेबलमेंट। हम ये कह सकते हैं कि परमानेंट भी है, क्योंकि अब वो कभी भी वजन नहीं उठा सकते, तो हम क्या कहेंगे, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। यानी कि अब वो वजन नहीं उठा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति देखिए स्थायी प्रकार की, वहां जहां ऐसी निशक्तता से अभिप्रेत है जिसमें हर ऐसे नियोजक में जिसकी उसकी उपार्जन की सामर्थ्य कम हो गई है। यानी कि अभी हमने क्या देखा, जहां वो काम कर रहा था वहां उसकी सामर्थ्य कम हो गई है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर ऐसे नियोजन में उसकी उपार्जन सामर्थ्य कम हो गई है जिसे ग्रहण करने में उस समय सामर्थ्य था, परंतु अब वो नहीं रहा। यानी कि यहाँ पे हम अगर देखें तो हम क्या पाते हैं कि जो मिस्टर ए है इनके साथ एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया है कि इनके उस एक्सीडेंट में एक हाथ पूरी तरह से कट गया है। अब जब एक हाथ कट गया है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, दोनों हाथ नहीं कटे, इसलिए ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ये परमानेंटली मतलब टोटली डिसेबल हो गए, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाथ अगर कट गया है तो सिचुएशन में दोबारा तो कभी भी नहीं उगेगा। तो परमानेंट नेचर का तो है, एक ही हाथ कटा था इसलिए पार्शियल कह लेते हैं, और डिसेबलमेंट भी है। और ये कैसा है, ये परमानेंट नेचर का है, और यहाँ पर क्योंकि इनकी क्षमता कम नहीं हुई थी इसलिए इसे हमने ऊपर आपके उसके एक्ट की डिफिनेशन का हमने एग्जांपल लिया था, तो ये आपका टेम्परेरी नेचर का माना जाएगा। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि अस्थायी प्रकार की कैसे मानी जाएगी, जहाँ पे कोई व्यक्ति एक जगह पे जहाँ पे काम करता था वो काम करने की अपनी क्षमता खो देता है, लेकिन अन्य कामों को करने की अपनी क्षमता को नहीं खोता। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर व्यक्ति ने अपने काम करने की क्षमता को परमानेंटली खो दिया है, यानी वो अब कभी भी उस स्तर पर काम नहीं कर सकता, तो हम क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति अब परमानेंटली पार्शियल डिसेबल हो गया है। या फिर अगर कोई अपना जो काम करता था उस काम को करने में केवल अक्षम हो गया है और बाकी इंडस्ट्री में वो उसी लेवल पे काम कर सकता है, तो उसे हम कहेंगे कि वो टेम्परेरी
पार्शियल डिसेबल हो गया है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि डिफिनेशन हमने पहले डिवाइड की आंशिक और पूर्ण में, तो ये हो गई आपकी आंशिक की डिफिनेशन, जिसको हमने उसके बाद डिवाइड किया था अस्थायी प्रकार और स्थायी प्रकार की निषक्तता में। एक चीज इसमें और आप देखिए, परंतु अनुसूची के भाग एक, अनुसूची 1 के भाग 2, अनुसूची 1 में 2 भाग हैं। पहला भाग बताता है आपकी टोटल डिसेबलमेंट के बारे में, यानी कि जिसमें 100% निषक्तता होती है, उसके बारे में बताता है अनुसूची का पहला भाग। और दूसरा भाग अनुसूची का बताता है कि जहाँ पे पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है, यानी डिसेबलमेंट का टाइप कैसा है, जो 100% निषक्तता ना दे करके क्या देता है, कुछ भी अन्य प्रकार की देता है, जिसमें कि व्यक्ति पूरी तरीके से अक्षम नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ हद तक अक्षम हुआ है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि अनुसूची 1 के भाग 2 में विधिनिष्ठ हर क्षति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके परिणाम स्वरूप स्थायी निषक्तता हुई है। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि अनुसूची के भाग 2 में जितनी बातें बताई गई हैं, हम ये मानेंगे कि जो भी उसमें निषक्तता है वो पार्शियल तो है, पूर्ण नहीं है, लेकिन वो स्थायी प्रकार की ही है। यानी कि जो भी बातें बताई गई हैं अनुसूची 1 के भाग 2 में, हम उन सभी को स्थायी प्रकार की मानेंगे। देखिए, ये चीज वैसे भी समझनी थोड़ी मुश्किल है कि एक व्यक्ति एक जगह पर जो काम नहीं कर सकता, अब वो दूसरी जगह जाएगा तो उसी लेवल पे वो काम करने में सक्षम होगा, क्योंकि उसने अपने शरीर की कुछ क्षमता को तो खो दिया है, और जहां उसको कोई अंग हास हुआ है, हानि हुई है, और उसने कुछ क्षमता को खो दिया है, वहां वो सेम पे स्केल पर तो कहीं भी काम नहीं ही कर सकेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्ण निषक्तता की। पूर्ण निषक्तता की परिभाषा जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका 2 ठा में दी गई है। पूर्ण निषक्तता ऐसी निषक्तता अभिप्रेत है, चाहे अस्थायी प्रकार की हो या फिर स्थायी प्रकार की, चाहे अस्थायी प्रकार की हो चाहे फिर स्थायी प्रकार की, जो किसी कर्मकार को ऐसे सब काम करने के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे सब काम करने के लिए असमर्थ कर देती है, जो कि वह दुर्घटना के समय जिसको कि परिणाम स्वरूप उसे निषक्तता हुई है, करने में सक्षम था। यानी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये निषक्तता चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी हो। यानी हम यहाँ पे निषक्तता को स्थायी अस्थायी में डिवाइड करते हैं जब हम कंपनसेशन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है कि चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, लेकिन होगा क्या, उसने मेन बात क्या निकल कर आई कि वो व्यक्ति अब कोई भी काम करने में सक्षम नहीं रहा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसने ऐसे सब काम करने से असमर्थ कर दिया है, जो कि वो उस दुर्घटना के समय जिसके परिणाम स्वरूप निषक्तता आई है, करने में समर्थ था। यानी कि एक व्यक्ति जो कि अपने सारे काम कर रहा था, अब वो कोई भी काम नहीं कर सकता। परंतु अनुसूची 1 के भाग 1 में विधिनिष्ठ हर क्षति के या उसके भाग 2 में विधिनिष्ठ क्षतियों के समुच्चय के बारे में, वहां जहां उपार्जन सामर्थ्य की हानि का संकलित प्रतिशत जैसा उक्त भाग 2 में उन क्षतियों के सामने विधिनिष्ठ है 100 या उससे अधिक होता है, यह समझा जाएगा कि उसके परिणाम स्वरूप स्थायी पूर्ण निषक्तता हुई है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि जो आपका शेड्यूल फर्स्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। आपका शेड्यूल फर्स्ट 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट बताता है टोटल डिसेबलमेंट के बारे में, जिसमें निषक्तता 100% की हुई है, और दूसरा पार्ट क्या बताता है, पार्शियल डिसेबलमेंट के बारे में, जिसमें निषक्तता 100% ना हो करके कुछ आंशिक रूप से होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा कि उस व्यक्ति का एक हाथ कट गया था। एक हाथ कटने का क्या मतलब है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से तो निषक्त नहीं हुआ, लेकिन कैसे हो गया, कुछ प्रतिशत तक अब वो निषक्त हो गया है, कुछ कामों को वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम ये देखें कि उसका एक हाथ कट गया, साथ में उसका एक
पैर भी कट गया और साथ में उसकी एक आग भी चली गई। अब अगर हम देखेंगे तो अब वो व्यक्ति कैसा हो गया, एक व्यक्ति जिसका सिर्फ एक हाथ नहीं है वो अपने एक हाथ से करने वाले कुछ कामों को कर भी सकता था। लेकिन अगर एक व्यक्ति जिसके पास एक हाथ भी नहीं है, एक पैर भी नहीं है और एक आंख की रोशनी भी नहीं है, क्या ये व्यक्ति कोई भी काम करने में सक्षम होगा? तो हम पाएंगे कि नहीं। इसकी निशक्तता का प्रतिशत जब हम काउंट करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, 100% से ऊपर हो जाएगा। इन्होंने यही बात यहाँ पे इसमें कही गई है आपकी धारा में कि समोच्च के बारे में वहां जहां उपार्जन सामर्थ्य की हानि का संकलित प्रतिशत, जैसा कि उक्त भाग 2 में क्षतियों के सामने विधिनिष्ठ है, 100 या अधिक होता है। यानी कि जो बताया गया है वो क्या है, 100% या उससे अधिक हो जाता है तो फिर हम क्या मानेंगे कि उसको पूर्ण निशक्तता हुई है। हम फटाफट से एक बार चलते हैं आपकी शेड्यूल फर्स्ट पे और आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पे इस बात का मतलब क्या होता है। जैसा कि बाकी हमने समझ ही लिया है कि जो निशक्तता है वो किस प्रकार से 2 भाग में बटी हुई है। अब हमें सिर्फ यही चीज समझनी बाकी है। ये आप देखिए आपकी अनुसूची 1, इसका भाग 1, जो इसका भाग 1 है वो बताता है 6 प्रकार की ऐसी डिसेबलमेंट के बारे में जो व्यक्ति को 100% निशक्तता देती हैं। जैसे आप देख रहे हैं दोनों हाथों की हानि या एक हाथ और एक पैर की हानि 100% निशक्तता है। इस प्रकार से आप देखिए दूसरा जिसमें भाग 2, ये आप देख रहे हैं कि ये इसका भाग 2 है जो कि पार्शियल डिसेबलमेंट के बारे में बताता है, स्थायी पूर्ण आंशिक निशक्तता के बारे में बताता है। आंशिक निशक्तता जिसमें हमने क्या देखा कि अंगूठे की हानि 30% की हानि माना गया, अंगूठे की और कर्म अस्थि की हानि 40% की हानि बताई गई, एक हाथ की 4 उंगलियों की हानि 50% की हानि। ठीक है, ये हमने ये देख लिया। इन तीनों को हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति को ये 3 निशक्तताएं हो गई, यानी उसके क्या हो गया, एक हाथ का अंगूठा कटा, बल्कि ये तीनों तो क्या है, इसको माइनस कर देते हैं हम क्योंकि उसका अंगूठा कटा है और यहाँ पे अंगूठे कटने की बात है, लेकिन कहाँ से, कर्म अस्थि की हानि, यानी यहाँ से कलाई से अधिक की बात कर रहे हैं कटने की, और एक हाथ की 3 उंगलियों की हानि। यानी कि हम यही मान लेते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं कि उसके एक हाथ का अंगूठा कट गया प्लस उसके दूसरे हाथ में क्या हो गया कि 4 उंगलियां भी कट गई और साथ में क्या हो गया कि उसके एक हाथ में यहाँ से उंगलियां कट गई। या फिर चलिए ठीक है, हम ऐसा नहीं करते हैं, उस व्यक्ति के साथ में बहुत ज्यादा हो रहा है, एक चीज करते हैं, अंगूठे कटने की बात हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, और इसे हम प्लस करते हैं किसके साथ में, कि दूसरे हाथ में मान लेते हैं कि उसकी 4 उंगलियां कट गई, जिसका प्रतिशत कितना है, 50%। ठीक है, इसे भी हम यहाँ रख लेते हैं और आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं क्या कि उस उंगली की, उस व्यक्ति की जो है कोई और एक नेत्र की भी हानि हो जाती है। ठीक है, हम देखते हैं कि उस व्यक्ति का जो एक्सीडेंट हुआ उसमें क्या हुआ, एक हाथ का अंगूठा कट गया, दूसरे हाथ की 4 उंगलियां कट गई और साथ में क्या हो गया, एक आंख की रोशनी चली गई, एक आंख की रोशनी चली गई। आंख की रोशनी जाने का मतलब 40% की जो है हानि हुई है उसे, तो यानी हम यहाँ पे 40% को और जोड़ लेते हैं तो फिर हमारा निकल कर कितना आ गया, 90 तो यहीं आ गया और ये हो गया आपका 120। यानी अब उस व्यक्ति को क्या हो गया, 120% की डिसेबलमेंट हो गया है। यानी कि उसको देखा जाए तो पूर्ण निशक्तता नहीं हुई, उसको जो भी कैटेगरी था उसको इन कैटेगरी के अंदर वो नहीं आया, लेकिन क्या माना जाएगा कि वो आया तो है आंशिक निशक्तता की कैटेगरी में, लेकिन उसकी जब सभी निशक्तताओं को जोड़ा जाएगा तो वो 120% पहुंचेगी। और हमारा अधिनियम क्या चीज कह रहा था, अधिनियम ने कहा कि जब भी कभी ऐसी स्थिति खड़ी होगी कि व्यक्ति के जो अनुसूची है उसके भाग 2 के अंतर्गत व्यक्ति को जब सभी क्षतियों का समुच्चय किया जाएगा और यह निकलेगा कि उसकी समुच्चय की स्थिति में व्यक्ति की क्षति कैसी है, 100% से अधिक हो रही है, 100 या उससे अधिक हो रही है, तो यह समझा जाएगा कि परिणाम स्वरूप उसको स्थायी पूर्ण निशक्तता हुई है। और कंपनसेशन कैसे मिलेगा, जैसे कि स्थायी पूर्ण निशक्तता के
जो है कंडीशन में मिलता। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको इस अधिनियम में जो डिसेबलिमेंट के बारे में बताया गया था वो आपको ठीक तरह से बता दिया है। मेरा प्रयास है कि मैं आपको लेबर लॉज के सभी एक्ट, स्पेशली वो एक्ट जो आपके LLB के सिलेबस में चल रहे हैं, वो पढ़ाऊं। वर्तमान में आपका LLB का जो सेमेस्टर चल रहा है, यानी कि 5 ईयर में आपका 4th सेमेस्टर, 5 ईयर में आपका 6th सेमेस्टर और 3 ईयर में आपका 4th सेमेस्टर, उसका जो सिलेबस है वो आपको मैं तुरंत पूरा करा रही हूँ। तो अगर आप LLB के स्टूडेंट हैं और इस कोरोना महामारी के कारण अपनी क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस ढूंढ रहे हैं, तो इस चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको आपका सिलेबस पूरा करा के दिया जाएगा और आप यहाँ से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको बात समझ में आ रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका और कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिल सके। साथ में आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी, अगर आपको लगता है कि इसका मेरे पढ़ाने का तरीका इस योग्य है तो। थैंक यू।